SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMZ न्यूज़ इंडिया। मैं हूं जनार्दन शर्मा। जब हम छोटे होते थे तो हमने 90 के दशक की ऐसी कई फिल्मों में ऐसा देखा है कि चुनाव जीतने के लिए सियासी पार्टियों के गुंडे वोटिंग के पेटियों को इधर से उधर करते थे और हमें वो देखकर अच्छा लगता था। जब थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि यह सिर्फ फिल्म तक ही सीमित नहीं है, ये असल घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए हम बिहार की सियासत का उदाहरण ले सकते हैं। जब समझदार हुए तो पता चला कि यह हमारे देश के लिए ऐसा जहर है जो हमारे देश को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रहा है। और आज सदियों के इंतज़ार के बाद इस पर लगाम लगने जा रही है और आज इसी के बारे में बात करेंगे और इसका पूरा क्या प्रोसेस है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण, इस मामले में या इस बारे में बातचीत करने से पहले हम आपको कुछ डाटा देना चाहते हैं। लोकसभा में 543 लोकसभा की सीटें हैं और इन सभी एमपीओ में से कितने प्रतिशत लोगों पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, कितने लोगों पर अपराधीकरण का मामला चल रहा है। पहले हम आपका इस मामले में है जो कुछ डाटा दे देते हैं। 2004 में लोकसभा में गए 543 सांसदों में से लगभग 24% सांसदों के ऊपर क्रिमिनल के केसेस चल रहे हैं और ये आंकड़ा 2019 में 30% हो गया। यानी हर तीसरा सांसद के ऊपर किसी न किसी तरह के जो हैं केसेस चल रहे हैं। और 2014 में जब बीजेपी के सत्ता आई तब ये आंकड़ा जो है वो 34% लगभग हो गया। और 2019 के लोकसभा चुनावों में जब बीजेपी को 302 सीटें मिली और एनडीए की लगभग 350 से ज़्यादा सीटें हो गई, उस समय यह आंकड़ा लगभग 43% हो गया। यानी तकरीबन हर एक दूसरे सांसद के ऊपर केसेस चल रहे हैं तरह तरह के, जिसमें ज़्यादातर मामले मर्डर और रेप के हैं। अब हम आपको इसको दूसरे भाषा में यानी पार्टी वाइज तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के 301 सांसद में से 116 सांसद के ऊपर तरह तरह के चार्जेस लगे हुए हैं और कांग्रेस के 51 सांसद में से 29 पर तरह तरह के चार्जेस लगे हुए जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। डीएमके के 23 में से 10 सांसदों के ऊपर कई तरह के चार्जेस लगे हुए हैं और उनके केसेस चल रहे हैं। टीएमसी के 22 सांसदों में से लगभग 9 सांसद ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के 16 में से 13 सांसदों के ऊपर तरह तरह के क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो इन आंकड़ों में आप देख सकते हो कि जेडीयू का तो तकरीबन 80% से ज़्यादा जो है वो सांसद पर तरह तरह के केसेस चल रहे हैं। इस बारे में हम बात करेंगे आगे कि आखिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रोक लगाई है। और इससे पहले आपको बताना चाहेंगे 2018 में एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक पीआईएल दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि अपराधियों को चुनाव क्यों लड़वाया जा रहा है, जिसके जवाब में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम इसके लिए राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करते हैं कि भारतीय राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए कोई कानून बनाए जिससे इसे रोका जा सके। लेकिन 2 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और अब 13 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में, जिसमें RF नरीमन और S रविंदर भट्ट शामिल है, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है, गाइडलाइंस जारी की है जिसे बिहार चुनाव में यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों को आदेश दिया गया और कहा गया है कि आप चुनाव के समय इन आदेशों का पालन करें। अगर इन आदेशों का आप पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वो आदेश क्या है, गाइडलाइंस क्या है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है और किसी को भी वो टिकट दे देती थी और अगर जनता उससे पूछती थी या मीडिया उससे पूछती थी कि आखिर आपने
इन पर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, आपने इन्हें क्यों पार्टी में जगह दी और क्यों उनसे चुनाव लड़वा रहे हैं? तो पार्टी उस समय एक ही जवाब देती थी कि ये चुनाव जीत सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की है और उस गाइडलाइंस के बारे में हम बात करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए पहला आदेश ये जारी किया है कि अगर कोई भी पार्टी किसी अपराधी व्यक्ति को अपराधीकरण व्यक्ति को अगर चुनाव लड़वाती है तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करनी होगी, जिससे अगर कितने तरह के केसेस चल रहे हैं अपराधी पर या जो नेता है उस पर कितने तरह के केसेस चल रहे हैं वो जनता तक पहुंच सके। पहली गाइडलाइंस ये है कि अगर कोई भी पार्टी किसी कैंडिडेट को चुनाव के लिए मैदान में उतारती है तो कैंडिडेट ने कौन सा क्राइम किया है ये जनता को बताना होगा। दूसरा, कितने तरह के केसेस चल रहे हैं ये भी जनता को बताना होगा। तीसरा, किस तरह के केसेस चल रहे हैं ये भी जनता के समक्ष रखना होगा। चौथा, केस नंबर कौन सा है और कौन से कोर्ट में केस चल रहा है। और चौथा अपडेट ये है कि केस कहाँ तक पहुँचा, यानी अभी केस जो है वो ऑन द वे है, फाइल हुई है कोर्ट में या नहीं। और उसके बाद पांचवा है कि एफआईआर नंबर भी देना होगा और चार्जशीट दायर हुई है या नहीं या ट्रायल बेस चल रहा है इसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सभी जानकारी को पॉलिटिकल पार्टी कहां पर साझा करे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि पार्टी अपने वेबसाइट पर ये डाटा प्रकाशित करे। दूसरा, पार्टी की सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और ट्विटर पर भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस उसमें कहा गया है कि एक लोकल अखबार और एक नेशनल अखबार में इस बात की जानकारी प्रकाशित होनी चाहिए। मान लो जेडीयू ने एक एमएलए को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया और उस पर तरह तरह के केसेस चल रहे हैं, तो जेडीयू की जिम्मेदारी बनती है कि सभी तरह की जानकारी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देनी होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देनी होगी जैसे फेसबुक और ट्विटर, और लोकल अखबार में भी छापनी होगी और एक नेशनल अखबार में भी छापनी होगी, जिससे जनता को पता चल सके कि आखिर किस किस तरह के केसेस जो हैं वो एमएलए पर चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रावधान बनाए हैं। दरअसल इस बात की जिम्मेवारी जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई है। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात की जानकारी देगी और सुप्रीम कोर्ट इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेगा, यानी कोर्ट की अवमानना मानेगा, जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस पार्टी के मुखिया के खिलाफ चलेगा। यानी अगर बीजेपी के द्वारा ऐसी गलती होगी तो जेपी नड्डा पर केस चलेगा और अगर जेडीयू से ऐसी गलती होती है तो नीतीश कुमार पर केस चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा कानून है जो जनता को बहुत राहत देगा। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज से पहले कभी भी भारतीय राजनीति का अपराधीकरण रोकने की कोशिश नहीं की गई? ऐसा नहीं है। इससे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल नाम का एक्ट है और उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जेल जा चुका हो तो उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं लालू यादव से। लालू यादव जेल में रह चुके हैं और उन्हें अब चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब समझने वाली बात यह है कि आप भी इस चीज़ को समझिए, जिस पर क्रिमिनल केसेस हैं उनको आप वोट ना दें ताकि देश का भला हो सके। और सुप्रीम कोर्ट के इस अभियान में आपका सबसे ज़्यादा सहयोग चाहिए। आप जिस पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनको आप वोट ना दें और एक बेहतर लोकतंत्र की स्थापना करें। शुक्रिया।